जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा के अंश को मैं प्रणाम करने के साथ इस जिज्ञासा की कड़ी को प्रारंभ करता हूं। आज हम बात करते हैं आत्मविश्वास के ऊपर। कुंडली में या हमारे जीवन में अगर आत्मविश्वास ना हो तो हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम अपने अंदरिय या जो अंदर से इच्छा है उसको हम कहीं पर रख नहीं सकते हैं। जो भाव है उसको हम सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास कितने सारे मौके आते हैं वो हम खो देते हैं। जैसे स्टेज फियर होता है, इस स्टेज पर चढ़ने से पहले डर लगने लगता है, या पिताजी ने आवाज़ लगाई और वह डर के कांपने लगे, या माँ ने आवाज़ लगाई कांपने लगे, या कहीं पे स्कूल में सबसे पहले इनाम के लिए भी बुलाया जाए तो उनके पैर कांपने लगते हैं। ये क्यों होता है? कहीं किसी जगह हमें बात बोलनी हो लेकिन हम अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। वह आत्मविश्वास की कमी के कारण होता है, जिसके कारण हमें आता तो सब कुछ है लेकिन सही समय पर सही शब्द से सही व्यक्तित्व के कारण या अंदर ही एक्सपेक्टेशन है लोगों के प्रति, उसको सही ढंग से हम उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। यह चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी के कारण होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी को हम एस्ट्रोलॉजिकल भाव से कैसे जानें, उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। हम किसी भी शब्द को रखने के लिए या अपने विचार को प्रकट करने के लिए, कहीं पर रखने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्द बुद्ध का कारक है और शब्द वाणी मुंह से निकलते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड हाउस जो हमारा वाणी का भी आता है, मुख का आता है, तो कहीं ना कहीं वो हाउस पीड़ित रहता है। अगर पीड़ित है तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी कहाँ पे होगा? हमारे अंदर तो सब कुछ मालूम है कि हमें किस तरीके से भाव को रखना है वहाँ पर, लेकिन हम उस समय में जब हम उस भाव को रखने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं या हम उस भाव को अच्छे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। वो सेकेंड हाउस की कमी के कारण होता है। और सेकेंड हाउस में भी कौन सा ग्रह कारक है? बुध कारक है। अब प्रेजेंटेशन की कमी कहाँ पे आती है? जब आपका लग्न उतना ज़्यादा मजबूत ना हो, चाहे लग्नेश की डिग्री कमजोर हो, लग्नेश अष्टम भाव में हो, छठे भाव में है, द्वादश भाव में हो, तो कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास है शारीरिक बाह्यमुखी की बाह्य की तरफ से, वह हम देखेंगे कि वह उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो हमें इस आत्मविश्वास में दृढ़ता लाने के लिए, आत्मविश्वास को और मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं हमें लग्न को मजबूत करना बहुत ही आवश्यकता है। अगर लग्न हमारा मजबूत हो जाए तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। हमारा सेकंड भाव जो कि बोली का कारक है, मुख का कारक है, वह अच्छा रहे तो हम अच्छे ढंग से अपनी बात को सहजतापूर्वक कहीं और जहाँ पे हमें रखना चाहिए वहाँ पे रख सकते हैं। तो प्रथम भाव के साथ द्वितीय भाव का भी मजबूत होना आवश्यक है। द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं वह कहीं क्रूर ग्रह तो नहीं है। क्रूर ग्रह अर्थात मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु अगर रहते तो क्या होगा? अपनी बात को हठपूर्वक वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। हठपूर्वक मतलब अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वह अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर यह भी आपके लिए स्टेज पर या कहीं पर बात रख रहे हो तो वहाँ पर भी यह चीज़ अच्छा नहीं दर्शाता है। तो वह अगर इस प्रकार के भाव में ग्रह आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, क्रूर तत्व ग्रह, तो उसको भी सौम्यता रखनी चाहिए। और देखेंगे हमारे चार्ट में, कुंडली में अगर बुध पीड़ित है तो हमें बोलने में प्रॉब्लम होगी, हम अपनी समस्या को नहीं रख सकते। अगर चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है। हमारा लग्न मजबूत है, हम कहीं पर स्टेज पर तो चले जाते हैं कि नहीं अब मैं बोल दूंगा, लेकिन हमारा जो अंदर से जो एक विश्वास है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं अपना प्रस्तुतिकरण नहीं रख सकता हूँ उसी ढंग से, तो वह उसके लिए चंद्रमा का भी मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे केस में आप देखेंगे जो अपनी बात को नहीं रख सकते हैं, अपने अंदर ही वो चीज़ को घुमाते रहते हैं, अकेले ही वो चीज़ को फील करते रहते हैं, वह डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं। कारण चंद्रमा जो कि सबसे सौम्य ग्रह है, सबसे जल्दी अपने गोचरीय को भोगता है, 12 राशि का भोग सबसे ज़्यादा
जल्दी चंद्रमा करते हैं, उसके बाद बुध करते हैं, वह दोनों कहीं ना कहीं शनि से पीड़ित हों, अर्थात नहीं तो मंगल से भी पीड़ित हों, तभी भी यह चीज देखने को मिलता है। तो इसको मजबूत करने के लिए कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक पड़ जाता है कि कौन से ग्रह के कारण आपका वह भाव मजबूत नहीं है, लेकिन मुख्यतः लग्न, द्वितीय भाव और चंद्रमा बुध मजबूत होना आवश्यक है। अब अगर हम इस भाव को मजबूत कर लेते हैं तो हमारे जो आत्मविश्वास है उसमें जो कमी रह जाती है वह पूर्ण हो जाता है। इसी के साथ मैं इस चर्चा को विराम करता हूं और आगे प्रश्न कुंडली पर आता हूं। जो हमारा पहला प्रश्न है वह पंकज साक्यान जी का है। इनका जन्म हमीरपुर में हुआ है 24 जून 1993 को सुबह 5:20 पर। मिथुन लगन की कुंडली है और लग्न में सूर्य हैं, बुध और चंद्रमा द्वितीय हाउस में है, मंगल इनके तृतीय हाउस में है, गुरु इनके चतुर्थ भाव में है, राहु इनके अष्टम भाव में है और नवम भाव में भाग्येश जो इनके शनि हैं वह नवम भाव में है, शुक्र इनके एकादश भाव में है और वैभव में केतु हैं। यहाँ पर सूर्य जो कि त्रिसडाय का भी स्वामी है वहां पर बैठे हुए हैं। बुध जो कि लग्नेश हैं वह आपके चंद्रमा के साथ, जो चंद्रमा की स्वराशि है लेकिन उसकी मित्र चतुर्थ राशि में वो बैठे हुए हैं। तो व्यापार का गुण, आत्मविश्वास बहुत भरा हुआ, लेकिन यहाँ पर अब देखेंगे कि बुध हैं जो कि पुनर्वसु में हैं और चंद्रमा अश्लेषा में हैं। अश्लेषा के जो नक्षत्र स्वामी बुध हैं अश्लेषा के, यहाँ पर देखेंगे जो द्वितीय भाव में बुध और चंद्रमा हैं वो पुनर्वसी और अश्लेषा नक्षत्र में है, चतुर्थ पद में, और राहु छठे भाव से इनको देख रहा है। राहु छठे भाव से कहाँ देख रहा है? दसम भाव में, द्वादश भाव में और द्वितीय भाव में। दसम भाव किसका है? कार्य क्षेत्र का है, बिजनेस कार्य से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड, और द्वादश भाव खर्च से रिलेटेड, आपका रिपेमेंट से रिलेटेड, और द्वितीय हाउस जहाँ पर धन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड है। काम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इनको व्यवसाय करने की इच्छा है, व्यवसाय करना चाहते हैं, जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता होगा क्योंकि राहु जो कि चंद्रमा और बुध दोनों को पीड़ित कर रहा है, 10th हाउस को भी पीड़ित कर रहा है। राहु अपने शत्रु राशि में है, वह मंगल के राशि में है और मंगल यहाँ पे सूर्य की राशि में, लेकिन मंगल या राहु इस भाव में, इस कुंडली में, मिथुन लगन की कुंडली में अच्छा फल नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं यह कार्य क्षेत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम में होंगे, समस्या में होंगे और यहाँ पर एंजाइटी में भी गए हैं। एंजाइटी के लिए बुध और चंद्रमा पीड़ित हैं। कहीं ना कहीं इनका मन इनको बोलने नहीं देता है या अपने विचार सही ढंग से रख नहीं पाते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं। आत्मविश्वास की कमी बोल सकता हूँ कि यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे द्वितीय हाउस के भी स्वामी हैं और अश्लेषा जो कि आपका चंद्रमा है वह बुध के नक्षत्र हैं और बुध का जो नक्षत्र है वह पुनर्वसु चतुर्थ चरण है जिसका स्वामी गुरु आते हैं। गुरु यहाँ पर केंद्राधिपति दोष में बना के बैठे हुए हैं, तो गुरु को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। तो और अभी इनकी जो कि दशा चल रहा है वो सूर्य की दशा चल रहा है। सूर्य में अंतरदशा चंद्रमा का चल रहा है जो कि जनवरी 2022 तक रहेगा। सूर्य आद्रा नक्षत्र में है और सूर्य का जो नक्षत्र का स्वामी है वो राहु है। राहु कहीं ना कहीं पीड़ित कर रहे हैं, खर्चे से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। तो ये बंदे इन तीनों से परेशान में होंगे, डिप्रेशन में होंगे। इनको उपाय यही है कि जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये चंद्रमा को मजबूत करें, चंद्रमा को मजबूत करने के बाद ओम सोम सोमाई नमः का जाप करना चाहिए इनको हो तो किसी भी मंदिर में अगर कर सकें तो चांदी का घंटा, नहीं तो चांदी का एक छज्जा, छत्र मंदिर में भेंट करना चाहिए, शिवालय में भेंट करना चाहिए और शिवालय में जितना से हो सके उतना अभिषेक, जलाभिषेक करना चाहिए शिव जी का और चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। इसके साथ इनको गुरु की भी सेवा करनी चाहिए, गुरु का मंत्र का भी ध्यान करना चाहिए, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः का जाप करना चाहिए सोम के साथ। तो इनका जो आने वाला समय है वह इनके लिए धन से रिलेटेड नवंबर के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है वह नीलेश गोयल जी का है, जिनका जन्म
24 अप्रैल 1982 को शाम के 5:35 पर हुआ है। बरान राजस्थान में हुआ है। इनका लग्न कन्या लग्न है, जहाँ पर शनि और मंगल एक साथ हैं, दोनों वक्री स्थिति में हैं। उत्तरा फागुनी और चित्रा में शनि हैं। गुरु इनके स्वाति नक्षत्र में, यह भी वक्री हैं। केतु हमेशा वक्री ही गति में रहते हैं पूर्वा भाद्रपद में। शुक्र इनका पूर्वा भाद्रपद में है। शुक्र की जो पूर्वाभाद्र की राशि है वह गुरु है। गुरु यहाँ पर स्वाति नक्षत्र में वक्री हैं। बुध भरणी नक्षत्र में है, अष्टम भाव में। सूर्य अष्टम भाव में और चंद्रमा भी अष्टम भाव में। अमावस्या के आसपास जन्म है। चतुर्थी अमावस्या के आसपास जन्म, शाम के 4 बजे जन्म है। शाम के 5:35 में जन्म है। वैसे 4:15 के आसपास में इनका इस जो यह राशि का जो प्लैनेट का पोजीशन है यह चैत्र मास में ऐसा रहता है अमावस्या के दिन का। राहु भी वक्री स्थिति में दशम भाव में उच्च चुके हैं। सूर्य चंद्र पीड़ित हैं। लग्नेश जो कि बुध है वह सूर्य और चंद्र के साथ है। बुध भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र रहते हैं। शुक्र भाग्येश है और शुक्र इनके 6ठे भाव में है। तो इनको परेशानी या सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ही कमी, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो बुध जो कि पीड़ित है, बुध के नक्षत्र लॉर्ड भी पीड़ित है। मंगल शनि के कारण कहीं ना कहीं अपापोह में रहते हैं, किसी न किसी बीमारी को लेके रहते होंगे, कार्य क्षेत्र को रहते हैं, भाई बंधु के साथ रहते हैं, पार्टनर के तरफ से ये कहीं ना कहीं ये परेशान रहेंगे और कोई ना कोई ऐसा कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको काफ़ी ज़्यादा लगा रहेगा। यहाँ पर अच्छी स्थिति यह है कि मंगल और शनि है तो यह उग्र भी हो सकते हैं। उग्र का स्वभाव भी है कि उग्र कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने में कहीं ये गुस्सैल हो सकते हैं, रोबीला हो सकते हैं, लेकिन समाज में प्रतिष्ठित रहेंगे। मदर परेशान रहेंगे, घर से रिलेटेड उतना ज़्यादा अच्छा सुख नहीं मिलेगा। व्यापार में घाटा तो होगा लेकिन व्यापार में आगे बढ़ेंगे, व्यापार की तरफ से आगे रहेंगे। या पॉलिटिशियन की तरफ से इनको फ़ायदा मिलेगा, वहाँ इनके लिए गोचरी स्थिति ठीक है। अभी जो इनका दशा चल रहा है वो राहु की दशा चल रही है। राहु में शनि का अंतर्दशा चलेगा। शनि के बाद बुध, जब बुध आएंगे तब थोड़ा सा और ज़्यादा 2024 के बाद 26 के बाद इनका भाग्य ठीक रहेगा। अभी भी भाग्य ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं यह कॉन्फिडेंस लेवल की कमी, बहुत सारे कार्य जो कर नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं शंका के कारण, अपने अंदर के आत्मविश्वास के कारण उसको सही ढंग से रख नहीं पा रहे हैं। कार्य बहुत ज़्यादा ही बदलेंगे, व्यापार बहुत ही ज़्यादा बदलेंगे और ऐसा कार्य भी करना चाहिए जहाँ पे बदलाव होता रहे, वरना इनको समस्या घेरे रह सकती है। गुरु द्वितीय भाव में हैं, वक्री हैं, स्वाति नक्षत्र में हैं, जिसका स्वामी राहु है और राहु यहाँ पर दशम भाव में है, तो धन लाभ करवाता है, धन लाभ देगा। अपने वाणी के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू कहीं ना कहीं ये अर्न करते हैं और सफिशिएंट अर्न करते हैं। इनके लिए सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि जितना से अधिक हो यह अपने बुद्धि को मजबूत करें, गाय को भोजन दें, गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी का उपासना करें और देवी माँ की भी उपासना करें। अगर शत्रु ज़्यादा है, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही है, तो यह दुर्गा माँ शक्ति की आराधना करें। उससे पहले इनको बुद्ध को मजबूत करना है। पन्ना पहन सकते हैं, पेरीडॉट पहन सकते हैं, अपने 10.25 रत्ती का, 8.25 रत्ती का पेरीडॉट पहनिए, आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा ओम बम बुद्धाय नमः का जाप करें। 7000 जाप कम से कम करना है आपको, बुधवार से स्टार्ट करना है, आपके लिए आगा सही रहेगा। अब हमारे पास सौरभ दास जी का जन्म कुंडली है। सौरभ दास का जन्म 17 अगस्त 2001 को हुआ है, सिलचर आसाम में। सिंह लग्न की कुंडली है। सूर्य और बुध लग्न में है, मंगल चतुर्थ भाव में है, केतु पंचम भाव में, शनि दशम भाव में, शुक्र गुरु राहु यहाँ पर एकादश भाव में और चंद्रमा स्वराशि होकर द्वादश हाउस में। रोबीला वाणी, कर्कश वाणी, लेकिन मीठे होंगे, स्वभाव से उग्र होंगे लेकिन वाणी में कभी दूसरे के लिए या मीठे होंगे। जल्दी से इनको पहचानना मुश्किल हो सकता है। मंगल चतुर्थ भाव में, मदर को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, नहीं तो नींद की समस्या, आप माँ से दूर भी रहकर आप अध्यापन करेंगे।
केतु आपके पंचम भाव में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और नहीं आपके एजुकेशन में ब्रेक भी दिखता है। अभी शनि में राहु की स्थिति दिख रही है और राहु आपके उच्च राशि में शुक्र गुरु के साथ युति में है। शुक्र जो कि पुनर्वसु के द्वितीय चरण में है और गुरु आद्रा के तृतीय चरण में है। शुक्र के जो नक्षत्र हैं वह गुरु हैं और गुरु के जो नक्षत्र हैं वह राहु हैं जो कि स्वराशि में हैं, उच्च के हैं। और राहु जो कि आद्रा नक्षत्र में है, फिर मैं बात करूंगा आद्रा के पहला चरण का जो स्वामी है वह राहु स्वयं हो जाते हैं। तो ये युति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। आप विवाह के बाद भी आपको सरकार से फायदा मिलेगा। आप कहीं ना कहीं सरकार में अच्छे रूप में कार्यरत रह सकते हैं। मैरिड लाइफ थोड़ी बहुत अप डाउन चलेगा, लेकिन जो आपका लग्न है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, आत्मविश्वास है, वो आपको बहुत ही कुछ करवा सकता है। आप मेहनत करें, मेहनत में कमी है लेकिन आपको उसका भाग्य अच्छा है। लग्न बहुत मजबूत है। ट्राइन हाउस के स्वामी भी सही स्थिति में है। गुरु चंडाल योग बनता है लेकिन फिर भी आपका अच्छा है। आप अपने गुरु से तर्क वितर्क मत कीजिए, क्योंकि आप में जो वो है तर्क वितर्क करने की शक्ति है वो भी बहुत ज़्यादा ही। अब किसी भी बात को आप गलत और गलत को सही करने में लग जाते हैं, जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को आप वेस्ट करते हैं। फिर भी मैं अभी बात करूं तो आपको राहु और शनि के लिए आपको पिता का सेवा करना चाहिए। पिता के साथ मतभेद होगा लेकिन पिता के साथ सेवा करिए। जितना ज़्यादा सेवा करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। आप किसी विकलांग को मदद कीजिए, पैसे के थ्रू नहीं। आपको विकलांग दिखे तो उसको आप खाना दीजिए, कहीं ना कहीं उसको रास्ता पार करवाइए, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और अपने गुरु की सेवा करें, आप गुरु से तर्क मतभेद ना करें, वह सही रहेगा आपके लिए। और चंद्रमा जो कि आपके द्वादश भाव में है तो आपको यही कहता है कि माँ की भी सेवा करने से आपको रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा। समय अच्छा है और सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। सरकारी नौकरी में आपको फ़ायदा मिलेगा। आप और थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत आपकी स्थिति रहेगी। खर्चा बहुत ही बढ़ सकता है, बढ़ा होगा। और प्रेम प्रसंग से बचना चाहिए, नहीं तो आपको अभी के समय में डी अटैचमेंट होने की, यानी आपका प्रेम प्रसंग टूट सकता है। यह भी आपको बात ध्यान देने की आवश्यकता है। पढ़ाई करें, पढ़ाई में बहुत ही आगे कर सकते हैं, बहुत ही आगे जा सकते हैं। अब हमारे पास जो कुंडली है वो अभिषेक कुमार जी का है। अभिषेक कुमार जी का जन्म बांका बिहार में हुआ है 5 दिसंबर 1993 को 1993 को शाम सुबह 4:10 पर बांका बिहार में। प्रश्न, गवर्नमेंट जॉब और जॉब कब तक लगेगा, जॉब किस तरीके से चलेगा। तुला लग्न की कुंडली है और 5 ग्रह द्वितीय भाव में है। सूर्य, शुक्र, राहु, बुध और मंगल द्वितीय भाव में है। शनि आपके पंचम भाव में, केतु अष्टम भाव में, चंद्रमा आपके दसम भाव में, गुरु केंद्र में। केंद्र में गुरु काफ़ी ज़्यादा दोष का शमन करते हैं। द्वितीय भाव में सूर्य, शुक्र, राहु, मंगल, बुध है। तो एक जोश, एक संघर्ष जिंदगी में बना रहेगा, लेकिन उस जोश, उस संघर्ष के कारण ही आप अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। एकांत रहने के आप काफ़ी टाइम ऐसा लगेगा मैं परिवार से दूर रहूं, परिवार से दूर चला जाऊं, अपना लाइफ को वहां पे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाऊं, व्यापार करूं, रोजगार करूं। कहीं ना कहीं से मेरे को सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, इनकम चाहिए, फैमिली में बर्डन है उसको मैं ख़त्म करूं। सपोर्ट जो इच्छा है फैमिली लोगों की आपके ऊपर, वो भी आप पूरा करें। तो ज़रूर करेंगे। बहुत ही मेहनती हैं आप, विद्वान हैं, तर्क शक्ति आप में बहुत ही अच्छा है। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, अच्छे गणितज्ञ हो सकते हैं, अच्छे तर्कशास्त्री हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग में ना पड़ें, अच्छा रहेगा। प्रेम सफल नहीं होता है। चंद्रमा अच्छा है, काम क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे। बहुत ही पोलाइट है, अपनी बातों से दूसरे की दिल जीत लेते होंगे या दूसरे को मना लेते होंगे अपनी बात में। अच्छे सेल्स में काम कर सकते हैं, अच्छे अपने बात को कहीं ना कहीं रख सकते हैं। लेकिन वह बात में कभी ना कभी आप अपनी बात को सामने एज इट इज़ रख सकते हैं। आपके मन में कुछ छुपाते हुए नहीं, जो आए मन में वो आप बोल सकते हैं बेतुक। और कहीं पर यह नहीं देखना है कि देखते होंगे कि क्या बोलना है, कब बोलना है, किस लिए बोलना है, किसको बोलना है, आप बोल देते होंगे।
अच्छा ग्रह है, आप मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अभी की दशा आपके लिए खर्चा तो बढ़ाता ही है, लेकिन अभी समय अच्छा है। आने वाला जो समय है 2022 का, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हो सकता है कि मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, एजुकेशन से, प्रेम के तरफ से वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, लेकिन उसको आप दूर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रैवल ट्रांसफ़र कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखता है। नवंबर के बाद आप घर चेंज कर सकते हैं, कार्य चेंज कर सकते हैं, और अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको रिज़ल्ट वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेके आने वाला है। लेकिन मैं फिर से एक बार सचेत करना चाहता हूँ, आपको फरवरी 2022 के बाद खर्चा ज़्यादा बढ़ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सचेत रहिएगा। बदनामी भी आपको बीच बीच में मिलते रहेगी। उसके बाद बदनामी का भी एक योग है कि कहीं ना कहीं हाइड चीज़ आपके बारे में पता चल सकता है, तो प्रेम प्रसंग में ना पड़िएगा, वो आपके लिए ठीक रहेगा। और अभी नवंबर के बाद अगर तैयारी करते हैं तो अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। जॉब से रिलेटेड भी, गवर्नमेंट जॉब से भी रिलेटेड आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार का गुण, व्यापार से भी फ़ायदा मिलेगा आपको सरकार से भी फ़ायदा मिलेगा। पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं रुचि या उधर उस क्षेत्र से भी आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। शुक्र और राहु को मजबूत कर लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र के लिए ओम सुम शुक्राय नमः 16,000 जाप शुक्रवार से स्टार्ट करना है और 40 दिन के अंदर यह मंत्र जाप कंप्लीट कर लेना है। राहु के लिए ओम राम राहुवे नमः का 18,000 मंत्र का जाप करें तो आपके लिए जो एक रुकावट है, चाहे विद्या से रिलेटेड, क्योंकि आप जब देखेंगे कि राहु आपके द्वितीय हाउस में बैठे हुए हैं, द्वितीय हाउस से वो छठे हाउस को देख रहे हैं, आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, और नवम दृष्टि से वो आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो राहु को आप बीज मंत्र ओम राम राहुवे नमः का 18,000 जाप करें, और शुक्र को मजबूत करने से, लग्न मजबूत करने से आपकी जो इच्छा शक्ति है वो मजबूत होगा। चंद्रमा आपके बहुत अच्छे हैं, अगर जिसके कारण मन में अपने जो एक टाइम में बहुत चीज़ चल रही हैं उस पर कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। काम क्षेत्र को लेकर अगर दो उपाय करते हैं तो प्रेम प्रसंग में ना पड़िएगा, अभी वो आपके लिए सही रहेगा। इसके बाद हमारे पास एक पंचम प्रश्न है, पांचवा, रचित जी का, कि धनु लगन की कुंडली है, सूर्य बुध केतु उनके सप्तम हाउस में है, तो उसका जो पिछले जन्म से क्या कनेक्शन है। पिछले जन्म का कार्मिक कनेक्शन देखने के लिए हमें पूरा चार्ट की आवश्यकता पड़ती है, फिर भी मैं बता सकता हूँ, थोड़ा सा एक हिंट यह दे सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई, बड़े बहन या चाचा की तरफ से कुछ ऐसा लिंक बनता है इस जन्म में कि जो आपको पार्टनर की तरफ से प्रॉब्लम दिखता है। आपको कोर्ट कचहरी से भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वैवाहिक लाइफ उतना अच्छा नहीं रह सकता है। आप थोड़ा सचेत रहें पार्टनर से तो आपके लिए सब कुछ ठीक रहेगा। विशेष एनालाइज करने के लिए पूरी कुंडली की आवश्यकता पड़ती है, तभी जाकर उस पर कुछ व्यक्तित्व दे सकता हूँ मैं। तो इसी के साथ आज जिज्ञासा की कड़ी को मैं समाप्त करता हूँ। आपका भी कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।